वो मेरे को कहती भी हैं कि तू इंटेलिजेंट थी, तूने कुछ भी नहीं किया और हमें कुछ भी नहीं आता था। और थोड़ा सा लगता है पर तो भैया स्टिचिंग बहुत इजी है। अगर सारी महिलाएं अगर स्टिचिंग सीखें तो लाइफ का कुछ नहीं है भैया कि क्या प्रॉब्लम आ जाए, तो लेडीज़ है वो खुद कुछ ना कुछ कमा सकती है। हाय, दिस इज़ रविंद्र शिवाच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड एक इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। उसी कड़ी में एक और इंटरव्यू शूट करेंगे। जो इंटरव्यू शूट करवाने से दीदी डर रही थी काफ़ी, बोले भैया मुझे लगा आप खड़ूस हो। रेखा जो कि बिलोंग करती है वीरन से, ऐसा क्यों लगा आपको? मतलब कि ना मैंने आपको फर्स्ट टाइम उस स्पीच में जो आपने फर्स्ट क्लास ली थी तभी देखा था, तो तब आपने जो भी बोला कि ये लड़की ऐसे नहीं करेगी, कोई वैसे नहीं करेगा तो उसको बाहर निकाल दूंगा, उसका एडमिशन कट कर दूंगा। तो मेरे को बहुत डर सा लगा कि हाँ काफ़ी खड़ूस टाइप के हैं ये भैया। तो डर लगा, तो उसके बाद कम से कम आपका एडमिशन पूरा चला ना 3 महीने। हाँ आप पूरा चला। सीख पाए ना। हाँ जी भैया, सारा सीख पाई हूँ मैं यहाँ बेसिकली पे। ये दीदी उसकी बात कर रहे हैं जो हमारे एडमिशन फॉर्म में जो वो क्या बोलते हैं टर्म एंड कंडीशन होती है, वो समझा रहा था हमें हाँ भैया कि ये टर्म समझा एंड रहे थे, कंडीशन मतलब है। वो और सही भी था हाँ, भैया एक तरह से कि बेसिकली मैं आपको ये याद दिला रहा था कि इस टर्म एंड कंडीशन पे आपने साइन कर रखे हैं और इसको याद रखना। किसी से झगड़ा करो तो याद करना कि एडमिशन कट जाएगा। ऊंची आवाज़ में बात करना अलाउड नहीं है, क्योंकि मेन चीज़ क्या आती थी, जब स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं ना तो झगड़ा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कोई किसी के ऊपर टोंट कर दे, झगड़ा हो जाए। तो टोंटिंग और ये झगड़े अलाउड नहीं है यहाँ पे, फिर माहौल ख़राब हो जाता है इंस्टीट्यूट का। उस दिन आपने धारणा बना ली कि भैया तो मतलब खड़ूस हैं, और फिर आप इंटरव्यू शूट करने क्यों आए? फिर आज डर नहीं लगा आपको? नहीं, मेरा कोई मतलब मैंने पहले कहा था कि मैं इंटरव्यू शूट करवाऊंगी, फिर बाद में मैंने सोचा नहीं करवाती। फिर अब 2 दिन से भैया कि सारे ही करवा रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं भी करवाती हूँ इंटरव्यू शूट, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ओके। तो अभी सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि सबसे पहले ज़िंदगी में, सबसे पहले ये तो मैम क्या नहीं, सबसे पहले कब आपने ये सोचा था कि मैं सिलाई वगैरह कुछ सीखूं, या कब आपने पहली बार कुछ बनाया था अपने लिए या किसी के लिए? भैया मैंने जब मैं प्लस 10th क्लास की थी ना मैंने, तब मेरे फैमिली में ना सभी को सिलाई आती है, मतलब कि मेरी मम्मी चाची जो है ना वो सिलाई करती थी, बहुत अच्छी करती है, और मतलब बहुत सारे सूट आते थे उनके पास सिलाई के लिए। और मेरे पापा और भी ना टेलर ही हैं। पहले उनकी शॉप थी, अब काफ़ी सालों से उन्होंने बंद कर दिया वो काम, तो उनकी भी बहुत अच्छा चलता था भैया। वहाँ पे नाम था उनका, जैसे रिगल टेलर के नाम से शॉप थी मंडी आदमपुर में। ठीक है। तो मेरे को सिलाई पसंद नहीं थी भैया, कि मेरे को यूँ लगता था कि मैं खुद के मतलब ये काम करना ही नहीं है, बस मेरे को स्टडी में ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो जब मैंने 10th की ना, फिर छुट्टियाँ हुई काफ़ी दिन की, तो +1 स्टार्ट हुई। तो जो लड़की स्टडी में भी बिल्कुल लो थी वो सिलाई सीखने जा रही थी, तो उसने ना खुद का सूट स्टिच कर लिया। फिर मेरे मन में यूँ हुआ कि तेरे घर पे तो सबको सिलाई आती है, फिर भी तू खुद नहीं कर पा रही, मतलब फिर भी तूने नहीं सीखी, और इसको तो कुछ भी नहीं आता, फिर भी इसने सिलाई सीख ली। फिर मैंने घर पे ही मेरी मम्मी और चाची से उनको कहा कि मेरे को भी सिलाई सीखनी है। तब मैंने खुद के सूट बनाने स्टार्ट किए थे। 11वीं में? हाँ, +1 में। ओके। तो ये कब की बात है, कौन सी ईयर की बात है ये? वो शायद भैया 2008-9 के आसपास होगा। उसके टाइम की बात है। ओके। तो उस टाइम पे आपको सिंपल सूट सिलना आ गया था? हाँ जी, सूट सिलना आ गया था। तो उसके बाद आपने कितना पढ़ाई लिखाई कितनी की? मैंने BSc की है और उसके बाद B.Ed की है बस। BSc B.Ed है? हाँ जी। बस थोड़ी होता है, बहुत हो जाता है तो मेरे को आगे स्टडी करनी थी भैया, लेकिन ना मेरी शादी कर दी थी जल्दी। मैं BSc फाइनल ईयर में थी, तो मेरी लगभग 20 साल की उम्र में आपकी? हाँ जी, 20 की हुई भी नहीं थी भैया, मैं 19 की थी तब, और तब मेरी शादी हो गई थी। बस वैसे ही, सुंदर ज़्यादा इसलिए तो नहीं करते नहीं ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा होता है अपने मेरी फैमिली वाले थोड़े ओल्ड माइंडेड थे, और कुछ भैया सारे मतलब बहन भाइयों में मैं सबसे बड़ी थी, और लड़की भी यूँ लगा लो मैं ही हूँ, एक मेरी छोटी सिस्टर है, बाकी पूरे परिवार में हम 2 ही लड़कियाँ हैं। तो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस थी। मेरे को बहुत इंटरेस्ट स्टडी में, मैं अच्छी थी भैया, कि मैंने ना BSc में मतलब सेकंड टॉप मतलब किया था।
कॉलेज में? हाँ जी। और केमिस्ट्री में मेरे को बहुत बहुत इंटरेस्ट था, केमिस्ट्री फिर छोटा सब्जेक्ट क्यों में। आपने? सही तो लगे हुए थे। शादी के बाद भैया मैंने एमएससी में एडमिशन लिया था, फिर मेरी सास की ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती थी, तो इस वजह से फिर छूट गई मेरी पढ़ाई। बाद में फिर मैंने बीएड किया, वो भी मैंने 2-3 साल बाद गैप करके फिर बीएड किया, और बाद में फिर मतलब ये एक बार छूट गई तो अजय फिर भी हो कहानी है, गया। छूट गई तो छूट गई। और एक समस्या और रहती थी महिलाओं के साथ, मतलब ये बड़ी समस्या है कि जैसे शादी होती है ना, तो सामने वाले के सपने अपने मानने पड़ते हैं, अपने सपने गए भाड़ में सारे। ऐसा बहुत बार नहीं ऐसा था होता भैया है। मेरी फैमिली में कि उन्होंने मेरे को, मतलब मेरे हस्बैंड है वो बहुत सपोर्टिव है भैया। मैं वो नहीं कह रहा, जनरली। अब हाँ देखो, वो ऐसा नहीं कह रहा कि उन्होंने किया, मैं कह रहा हूँ क्योंकि जिम्मेवारियां इतनी आ हाँ, जाएंगी। जिम्मेवारियाँ आ जाती है भैया। आप पहले फ्री थे, फ्री थी। आपकी मम्मी काम कर रही हुई घर पे, ठीक है, आप हम्म। सही थे, आप पढ़ रहे थे, जैसे आपकी शादी हुई सारे घर का काम, जिम्मेवारी आपके हाँ, कंधों पे। काम भी भैया। फिर कुछ और सालों बाद हो जाएंगे बच्चे, और फिर बच्चे होते ही फिर वो सारा पढ़ी लिखाई, फिर वो, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जो करियर पे फोकस था ना, वो हट जाता है हट कुछ समय के जाता है लिए। भैया। और एक बार अगर गैप आ गया तो फिर बहुत समस्या है वापस से ट्रैक पे चढ़ना। मतलब मैं इंटेलिजेंट थी, लेकिन जो मेरे से कम लड़कियां थी ना, वो पीएचडी तक पहुंची हुई है, और मैंने ओनली बीएससी बीएड ही की है। तो अभी आपको मतलब अजीब लगता होगा बिल्कुल, नहीं? हाँ, बहुत अजीब लगता है। वो मेरे को कहती भी हैं कि तू इंटेलिजेंट थी, तूने कुछ भी नहीं किया, और हमें कुछ भी नहीं आता था। और थोड़ा सा लगता है, पर थोड़ा नहीं, बहुत ठीक लगता है, है। बहुत लगता है। लेकिन वो कही है कि मतलब फिर वही कहानी है वैसे, जो कि जो होता है अच्छे के लिए होता हाँ, है ना, जो होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है। तो फिर उसके बाद आपने ये इंटरेस्ट कहाँ से जागा सिलाई का दोबारा? ये इंटरेस्ट मैंने शादी के बाद भैया बीएड किया मैंने। फिर मैं टीच करने लगी थी स्कूल में, मैंने 1 साल ही टीच किया होगा। फिर मेरी गुड़िया हो गई थी, और फिर मतलब वो गुड़िया 6 महीने की थी, तो हमारे गांव में एकेडमी है एक, तो वहाँ पे ना केमिस्ट्री टीचर की ज़रूरत थी। तो वैसे तो भैया जैसे कि एमएससी की हुई है, तो वो लगभग टीच करते हैं +1 +2 को, लेकिन मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, तो मैं यहाँ पे ना ट्यूशन देती थी घर पे ही। पहले मैंने 10th को ट्यूशन देना स्टार्ट किया, तो हमारे गांव में स्कूल था, तो वहाँ पे बच्चों ने बताया कि ये मैडम तो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं साइंस। फिर उनके प्रिंसिपल का फ़ोन आया मेरे पास कि भाई आप टीच कर दोगे क्या ऐसे ऐसे। तो तब मेरी गुड़िया नहीं हुई थी, तो मैंने वहाँ पे टीच किया, 1 साल टीच किया मैंने, फिर मैंने छोड़ दिया था। फिर ऐसे ही एकेडमी में भी मेरे पास बच्चे पहले ट्यूशन ही आए थे, और उन बच्चों के थ्रू ही मैं वहाँ गई थी एकेडमी में। एक चीज़ पूछना चाहूँगा मैं आपसे दीदी, क्या? आपने केमिस्ट्री से बीएससी किया हाँ ना? जी। और केमिस्ट्री से आप एमएससी करते हो तो बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, केमिस्ट्री के टीचर बहुत कम मिलते हैं। यही तो है ना भैया कि टीचर मिल ही नहीं रहे थे केमिस्ट्री के। केमिस्ट्री पढ़ाने वाला उस एकेडमी में कोई था ही नहीं, और उनका सिलेबस रहता था +2 का, +1 +2 का। तो फिर वो सर आए मेरे पास, तो मैंने उनको मना कर दिया था पहले तो, क्योंकि मेरी गुड़िया 6 महीने की थी तब। फिर उन्होंने मेरे को कहा कि आप 2 घंटे सिर्फ 2 क्लास दे दो। 2 घंटे के भैया कुछ 10,000 रुपये भी दे रहे थे वो। तो फिर मैंने उनको बोल दिया ठीक है, सिर्फ मैं 2 घंटे के लिए जाती थी। मैंने वहाँ उनको सिलेबस करवाया था, बस जो उनका कंप्लीट करवा दिया था वहाँ पे। ओके। फिर लगातार परस्यू क्यों नहीं किया आपने करियर? मुझे तो सही लगता है। भैया फिर ना मेरी सास की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लग गई थी, वो डायलिसिस पे थे। फिर घर पे भी मैं अकेली थी, बच्ची भी छोटी थी, तो बाहर जाना पॉसिबल नहीं था। ओके। तो अभी यहाँ आने से जस्ट पहले आप क्या कर रहे थे अपनी लाइफ में? मैं भैया घर पे स्टिचिंग कर रही थी। कितने साल हो गए लगभग ये काम करते हो आपको? मेरे को 2 साल हो गए। आपको कभी रिग्रेट नहीं होता कि मैं इतनी होशियार थी और मुझे मतलब स्टिचिंग होता करनी पड़ है, रही है, क्या करनी पड़ होता रही है। है? मैं जब 10th +1 में थी ना भैया, तो मेरे को टीचिंग भी पसंद नहीं था, तो मेरे को टीचिंग भी करनी पड़ी। और मेरे को स्टिचिंग भी पसंद नहीं थी, और आज मैं स्टिचिंग भी कर रही हूँ। कई बार ये होता दीदी, जो कई बार आप ये बोलते हैं मैं ये काम नहीं करूँगा, वो ना वो कुदरत करना, हमसे करवा के हाँ, मानती करवा है। के मानती है, ये लगता है भैया, क्योंकि मेरे को टीचिंग बिल्कुल पसंद नहीं थी, और स्टिचिंग भी। पर मुझे टीचिंग जब मैं करने लगी तो उसमें इंटरेस्ट आने लग गया, केमिस्ट्री में जो था, और फिर बस टीचिंग का हो गया। ओके। तो जब आपने स्टार्ट किया स्टिचिंग का काम पहली बार प्रोफेशनली, कितने रुपए कमाए थे एक ऑर्डर से? भैया मैंने स्टार्टिंग में मतलब 180 रुपये का सिंपल सूट। सभी 180 लेते हैं क्या? मतलब 200 मांगते हैं, 180 मिलते हैं, ऐसा है क्या?
तब भैया वहाँ पे ना 150 रुपये लेते थे गांव में, तो मैंने 180 रेट रखा था। क्यों आपने फालतू क्यों रखा? भैया मेरी बेटी ना तो शाम पढ़ती है स्कूल में, मेगा माइंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, तो मैं वहाँ जब पीटीएम के लिए जाती थी ना, तो मेरा कोई मूड नहीं था कि भाई स्टिचिंग करूँगी मैं। तो मेरे परिवार में मेरी ननंद है, तो वो भी वहाँ पे ना टीच करती है, तो फिर वहाँ पे एक आधा स्टाफ था जो मतलब पहचान हो गई थी वहाँ से, तो उन्होंने कहा कि भाई तेरी भाभी के सूट अच्छे होते हैं, तो उनको बोल कि भाई हमारे भी स्टिच कर देगी क्या। मेरे को वैसे सिंपल सूट आते थे और कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, तो उन्होंने बोला कि आप कर दोगे क्या सूट स्टिच। फिर मैंने कहा हाँ कर दूँगी। मैंने उनको कहा कि मेरी पहले तो ट्यूशन की, उनको ये बोल रहा था कि अगर कहीं टीचिंग के लिए हो वैकेंसी तो बताओ, पर फिर भैया कि बाहर जा नहीं सकती थी, तो मैंने सोचा कि यही कर लेती हूँ कि सूट स्टिच ही कर लेती हूँ। तो फिर मैंने, वहाँ से आपकी स्टार्टिंग हुई हाँ पीटीएम वहाँ से मीटिंग से? स्टार्टिंग वहाँ से स्टार्टिंग हुई भैया। ओके, अगर मेरे जैसा कोई टेलर है वो पीटीएम में जाए, वो क्या अपनी मॉडल लेके जाएगा? ये तो भैया उनका खुद का ही आया था कि भैया अगर हमारे सूट स्टिच कर दे, तो लगभग मेरे पास ना मतलब तो शाम साइड के सूट आते थे, सारे स्टाफ के वहाँ के अब मेरे पास ही आते हैं। नहीं, मैं पूछ रहा था पीटीएम में मान के चलो आप तो लेडीज थे खुद के पहले पहने हुए सील गए, कोई जेंट्स ये काम करता वो कैसे करे? वो वो भैया अपनी क्या वाइफ को भेजे वो अपनी वाइफ को भेजे। ओके, तो वहाँ से आपकी शुरुआत हुई जर्नी हाँ की। जी फिर अभी मंथली आप कितने पैसे कमा रहे थे यहाँ आने से पहले? भैया वैसे तो मैंने देखा नहीं कि मैं कितना कमा रही हूँ, अंदाजा सा मतलब अंदाजा 6-7 हज़ार रुपये 6-7 इतना, हज़ार रुपये? क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिलता भैया, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं। सुबह उनको मतलब रेडी वगैरह करके 9-9:30 बजे तक होता है काम, फिर ना भैया मेरा बेटा 1:30-2 बजे आ जाता है, उसके बाद मैं स्टिच नहीं करती, क्योंकि बच्चों को भी टाइम देना होता है, उनको मतलब पढ़ाना भी और भी, तो बस इतना ही टाइम मिलता है बीच में, तो उसी में करती हूँ स्टिचिंग। ज़्यादा आ जाए तो मैं लेती भी नहीं हूँ सूट। अच्छा, मतलब आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कर रहे हैं। हाँ अभी कैसे करेंगे? अभी भैया एक बार तो मैं घर पे ही करूँगी, हम्म, क्योंकि बच्चों को भी टाइम देना ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी है तो हाँ वही तो असली करेंसी है। यही तो ना, तो बच्चों को टाइम देना ज़रूरी है। एक बार तो बस यूँ है, एक बार मैं मेरे रेट बढ़ा दूँगी थोड़े। क्यों? क्यों भैया, अभी यहाँ पे खर्चा भी तो लगाया है। कितना खर्चा लगा दिया आपने यहाँ पे? वैसे मेरा ज़्यादा नहीं लगा भैया, मतलब जिस देख रही हूँ कि लड़कियाँ बहुत सारा फैब्रिक लेके आ रही हैं और लेके आ रही हैं, मैंने लगभग फैब्रिक घर से यूज़ किया है। हम्म, हाँ जी संदूक में बंदूक, सारा संदूक का फैब्रिक यूज़ कर दिया। हाँ यही लगा लो। तो फिर तो आपका काफ़ी सस्ते में निपट गया होगा। सस्ते में वैसे तो बजट के अकॉर्डिंग तो भैया ज़्यादा है, लेकिन जैसे दूसरों को देख रही हूँ ना कि डेली मार्केट से खरीद रहे हैं, तो उतना ज़्यादा मैंने नहीं खरीदा वो अभी तो तक। देखो जिसके पास पैसा है वो हाँ ड्रेस वो रेडी हो तो रही है है उनकी। भैया, ड्रेस से आपके रेडी कितने हो रही लगे है। फैब्रिक के लगभग? मैंने वो अभी तक मतलब मैं काउंट कर ही नहीं रही 10-20 जितने हज़ार लग रुपये? गए 10-20 हज़ार रुपये फैब्रिक के ऊपर। नहीं भैया इतने तो नहीं लगे। इतने में लगे तो फिर आपका तो 30-35 हज़ार रुपये में निपट गया सारा काम। हाँ आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड भैया मैकेनिकल इंजीनियर है, इंडियन ऑयल में फील्ड की जॉब है उनकी। सारा पैसा आप बचा देती हैं, खर्चा आप करती नहीं है। भैया अगर घर पे रखा है तो कोई ज़रूरी थोड़ी है मार्केट से, मतलब हमें अभी सीखना है एक बार। बिल्कुल। अगर मान लो अच्छा फैब्रिक ला के अगर मैं सीखूँ और वो ख़राब हो जाए। लेकिन आपके जो साथी स्टूडेंट हैं वो तो ये कहते हैं दीदी कि हमें मैडम ने सिखाया कि कुछ गलत नहीं होता, काट दो। गलत तो मेरा भी नहीं हुआ भैया अभी तक। तो फिर क्या समस्या थी है? समस्या कुछ भैया ऐसे है कि घर पे फैब्रिक रखा है तो वो यूज़ करो, बाहर से लाना कोई ज़रूरी तो नहीं है ना एक बार। बिल्कुल, इस बात में कोई राय नहीं कि और कोई फोर्स भी नहीं होता होगा मेरे हिसाब से। नहीं कुछ जो मतलब सिंपली आपको काट के बना के देखना है, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि ड्रेस रेडी करते हैं, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपनी अपनी माँ की, अपनी बुआ की, सबकी ड्रेसेस रेडी करते हैं। वो खर्चा कितना ही बढ़ा लो, उस चीज़ का कोई अंत नहीं है। अगर एक चीज़ आपको बनानी है उसको आप 10 साइज़ में बनाओगे तो 10 ड्रेस हो गई किस्म से वो। लेकिन ठीक ठाक चलें तो मतलब 10-15 हज़ार रुपये का फैब्रिक, क्योंकि घर में सबके फैब्रिक होता ही है बेसिकली। 200 रुपये का सूट, 400 रुपये का सूट किसके घर में नहीं होते, सिंपली रखे होते हैं वो। और मैं तो दीदी तो शायद यही बोलती हैं 80 रुपये वाला सूट पे करके देखो, फैब्रिक होना चाहिए। ओके, तो किसने आपको राय दी दीदी यहाँ पे आके सीखने की, और यहीं पे क्यों आए आप और कहीं क्यों नहीं गए? भैया एक तो यहाँ से पास था मेरे गांव से कि आधा घंटा का रास्ता है बस, और
राय तो भैया जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी ननंद है जो, उन्होंने मेरे को सूट ला के वो ही देते हैं, मतलब बाहर के कस्टमर के। तो मेरे को ब्लाउज स्टिच नहीं करना आता था, और मेरे को मतलब सिंपल सूट प्लाजो वगैरह मैं बना लेती थी, ज़्यादा मेरे को इतना ज़्यादा नहीं आता था कि डिज़ाइनर ड्रेसेस वगैरह नहीं आती थी मेरे को। तो कस्टमर है ना कभी कभी बोलते कि हमारा लहंगा रेडी कर दो, ये कर दो, तो मैं लगभग ना उनको मना कर देती कि मेरे को ये नहीं आता। तो भैया यूँ है कि जो कस्टमर ब्लाउज सिलवाने किसी और के पास चला गया तो उसके सूट भी उसी के पास ही बिल्कुल, जाएंगे। ये तो सीधी सी बात है। हाँ, तो इसीलिए मेरे को लग रहा था कि मेरे को ब्लाउजेस वगैरह या फिर और ड्रेसें सीखनी है। तो मेरी जो ननदें हैं या फिर और भी हैं, तो उन्होंने मेरे को कहा कि आप सीखो। फिर मैं मैम को फॉलो कर रही थी भैया काफ़ी कितने दिन से जानते हैं लगभग आप मैम को? मैं मतलब 3 साल के हो गया मैं मैम को फॉलो कर रही हूँ। तो मैं वो वीडियोस वगैरह देखती थी, और कुछ भैया पास भी था। तो मैं पिछली साल फरवरी में आने की सोच रही थी, मैंने कॉल भी 2024 में? किया था। हाँ जी। तो वहाँ पे फिर मेरे हस्बैंड बोले बाद में कर लियो मेरा बेटा छोटा है, अभी वो 4 साल का हुआ है, तो अभी तो वो स्कूल भी जाने लग गया। तो फिर मैंने एक बार तो सोच लिया था कि करवा के आऊँगी एडमिशन, फिर बस वैसे ही हो गया कि नहीं जाना। फिर आप आए सीधे 9 बैचेज के बाद? हाँ, एक 1 साल साल और बाद। 45 दिन बाद। हाँ, फिर अभी भैया इस बार भी मैंने कहा कि अभी मैंने लेना है एडमिशन, तो फिर उन्होंने वही है ना मना भी नहीं किया, बोले ले ले कोई बात ना। फिर मैंने कहा चलो एडमिशन लेने चलते हैं। फिर काफ़ी दिन हो गए थे भैया, फिर एक दिन सुबह मैंने कहा मैं तो आज जाऊंगी एडमिशन करवाने। फिर वो बोले चल मैं तेरे को छोड़ देता हूँ, और फिर भैया हम दोनों आए और ले सीट लिया। बुक करवा के चले हाँ, गए? सीट ओके। बुक करवा जो दी। पहली बार आप सेंटर में आए कैसा लगा आपको? क्योंकि रील में ही देखा कुछ से पहले, तो क्या करते हाँ, हैं, क्या रील में ही नौटंकी है? देखा था भैया। फिर मैंने एक बार यूँ आ कि मैं देख के तो आऊँ ऊपर प्रैक्टिस एरिया में कि कैसा माहौल है, कैसा कुछ है। तो वहाँ पे भैया मैं स्टूडेंट से भी मैंने पूछा कि कैसा सिखाते हैं, तो सब ने कहा कि बहुत अच्छा सिखाते हैं। एक दीदी थे वो शायद सूरतगढ़ से थे, तो उन्होंने बोला हम तो इतने दूर दूर से आए हुए हैं, आप तो पास में ही हो, आप इतनी लेट क्यों हो गए? हाँ, वही मैं पूछना चाह रहा था कि थोड़े दिन में और आते तो यहाँ मिलते भी नहीं शायद। हाँ, तो फिर भैया फिर मैंने कहा कि बस उसी दिन मैंने ले ही लिया था एडमिशन। ठीक है। तो फिर जब आप पहले दिन क्लास के लिए आए तो आपको ये नहीं लगा ये काम तो मुझे आते हैं, ये क्या सिखा रहे हैं, ऐसा लग रहा था भैया थोड़ा थोड़ा कि क्योंकि जब इतने बड़े इंस्टीट्यूट में आता है बंदा तो ये सोचता है कि आते ही मेरे को बस सच्ची ब्लाउज सिखाएंगे, बस मेरे को ये सिखा दें, एक बार मेरे कस्टमर उल्टे ना जाए कैसे हाँ, करके। कि काफ़ी लड़कियां भी ये भी बोल रही थी कि ये तो हमें आता ही है, यहाँ से स्टार्टिंग कर रहे हैं। पर भैया यूँ है कि इतनी लड़कियां हैं, सबको तो नहीं आता ना। कुछ हमारे साथ की 1-2 लड़कियां हैं भैया, उनको तो ना कि इस वो कहते हैं ना सुई में धागा भी नहीं आता, वो भी नहीं आता था। पर अभी वो सारे ब्लाउजेज अच्छे से बना रही है, मतलब सब कुछ बनाया है उन्होंने, सब कुछ क्योंकि इसका एक पैटर्न है दीदी, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है स्टेप बाय सिखाने की। स्टेप। ऐसा नहीं है कि मान के चलो जैसे सपोज कीजिए आपको सिखाया जाता है कि मशीन कैसे चलेंगी, सीधी लाइनिंग कैसे लगेगी, फिर अगले दिन सिंपल कुर्ती सिखाते हैं, और उससे 4 दिन पहले ही तो मैम से सच्ची ब्लाउज और सारे ब्लाउज सिखा रही होती हैं, तो आपको भी सिखा सकते हैं आते ही, और रात को उठाओगे उनको सपने में तो भी सिखा देंगे। लेकिन एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, जैसे अभी आपका 4 साल का बच्चा है, उसको प्ले स्कूल में भेजेंगे, फिर नर्सरी में भेजेंगे, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे जाएगा, ऐसे तो नहीं कि जाते उसको ग्रेजुएशन में भेजेंगे आप, नहीं समझे? तो बच्चों को ये समझना पड़ता है कि भैया रुकना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, और 2 से 3 महीने लगेंगे, मीन्स लगेंगे किसी भी स्किल को सीखने के लिए। सही से तो आपको 10,000 घंटे देने पड़ते हैं ज़िंदगी के, 10,000, फिर आप उस चीज़ में मास्टरी की तरफ जाते हो। और 3 महीने बहुत ही छोटा पीरियड है, और बच्चे उसमें से भी कई ऐसे सोचते हैं कि मेरे को 7 दिन में सिखा दो बस जो कि मैं आता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, सब कुछ सीखना पड़ेगा। तो 3 महीने दीदी आपने यहाँ पे गुजारे, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा रहा भैया, मतलब यहाँ पे स्टाफ है वो भी बहुत अच्छा है, और मशीनें भी भैया, एक तो यह है कि घर पे वो वाली मशीन थी, हाथ वाली थी पहले, उस पर मैंने मोटर लगवा रखी थी, और यहाँ पे ये मशीन चलाई ना, वो कहते हैं ना कि फिर अच्छा चीज़ चला के फिर उस पर मन नहीं करता। गधे की सवारी नहीं होती। हाँ, गधे की सवारी नहीं होती। तो भैया काफ़ी दिन तो मैंने घर वाली मशीन यूज़ की, फिर मेरी मशीन खुद ही ख़राब होगी और भैया फिर मैंने उसको ठीक भी करवाई तो वो नहीं हुई ठीक। फिर मैंने ये जो वाली मशीन है ऑटोमेटिक वाली, ये परचेज़ की। तो उस पे मतलब घर पे जाके काम करने का मन भी नहीं करता था भैया,
और यहाँ पे मशीनें भी अच्छी हैं और स्टाफ बहुत अच्छा है भैया, मतलब कि अगर हम पूछेंगे ना, बार बार पूछेंगे, तब भी वो हमें अच्छे से बताएंगे। बॉन्डिंग कैसी रही स्टाफ के साथ बॉन्डिंग आपकी? बहुत अच्छी भैया, एकदम फ्रेंडली नेचर है सबका। और रितु मैम के साथ कैसी बॉन्डिंग रही? रितु मैम के साथ भी बहुत अच्छी भैया। बहुत अच्छी। कभी मिले आप उनसे? हाँ जी, किसी कल तरह? तो मैम ने हमारे साथ बैठ के सेल्फी ली थी। मैंने कहा मैम हम बच्चों को दिखाएंगे कि मैम हमारे पास बैठ के सिखाते हैं सबको। ओके। आपके बैच के दौरान काफ़ी ब्रांच ओपनिंग हुई हैं, आप गई किसी में? नहीं भैया, मैं किसी पे नहीं दिल्ली गई जाना अभी होता तक। आपको घर? हाँ, दादरी और हिसार जाने की सोच रही थी, लेकिन वो शाम की थी ओपनिंग, तो इसीलिए नहीं जा पाई। ओके। पिछली फेयरवेल पार्टी में आपने रैंप वॉक की थी दीदी, हाँ जी, कैसा फील हो रहा था? बहुत अच्छा फील हो रहा था भैया। और क्या बनाया था आपने? भैया मैंने सिंपल ब्लाउज बनाया था साड़ी के लिए। ओके। और अब की बार क्या प्लान्स हैं आपके? अभी भैया मैं प्लीटेड लहंगा बना रही हूँ। ओके। यहाँ से जाने के बाद फ्यूचर को लेके क्या प्लान्स हैं आपके दीदी? भैया एक बार तो मैं घर से ही स्टिचिंग जो कर रही हूँ वो ही रखूँगी, और बाद में मेरी जो ननंद है वो भी दादरी ब्रांच से सीख रहे हैं अभी उन्होंने मई नए बैच में? बैच में। तो फिर ये सोच रही हैं भैया कि दोनों मिलके बुटीक कर लेंगे बाद में। कहाँ पे? दादरी में या भिवानी में, कहीं भी एक जगह हाँ आप कर एक लेंगे। जगह। ओके। तो जो आपके कस्टमर्स हैं पहले से, उनको पता तो चला होगा कि आप सीखने गए हुए हैं, हाँ जी, उनका क्या रिस्पॉन्स है? वो तो भैया मतलब यूँ कह रहे थे कि चलो अच्छा है, अच्छे अच्छे डिज़ाइन सीखेगी और हमें सही है कि भाई हम बनवा लेंगे अच्छे अच्छे डिज़ाइंस। ओके। किसी का कुछ आया भी है कि आपने ड्रेस डाली हो पहन के कि मेरे लिए भी बनाओ कुछ ऐसा? हाँ जी भैया, अभी मैं व्हाट्सएप पे डाल रही हूँ तो कमेंट्स आ रहे हैं कि बहुत अच्छा बना रहे हो, कब बनाओगे कब बनाओगे। तो मैंने सबको बोला है कि 1 जुलाई के बाद में ही बनाऊंगी मैं। अभी 1 जुलाई का मुहूर्त है? मुहूर्त नहीं भैया, बैच खत्म हो जाएगा ना, टाइम निकलेगा, टाइम नहीं मिलता ना भैया अभी। समय की काफ़ी कमी हाँ, रहती है अभी पहले तो मैं स्टिच कर रही थी, अभी 15-20 दिन से बिल्कुल भी नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद रात को 12 बजे तक स्टिचिंग करती थी मैं कस्टमर्स के। फिर अभी तो यूँ है थोड़ा से हैवी क्लासेस थी तो फिर वो ही बन पाता है बस। अंत में महिलाओं के नाम दीदी अगर आप कुछ संदेश देना चाहें तो? भैया मैं यही कहना चाहती हूँ कि लेडीज़ को अपने लिए भी कुछ करना चाहिए, कि मान लो कि फैमिली के ऊपर क्या पता कब क्या प्रॉब्लम आ जाए। अगर लेडीज़ को कुछ आता है, स्टिचिंग मैं यूँ कह रही हूँ कि जैसे मैम कहती है कि स्टिचिंग बहुत ही इजी है, तो भैया स्टिचिंग बहुत इजी है। अगर सारी महिलाएं अगर स्टिचिंग सीखें तो लाइफ का कुछ नहीं है भैया कि क्या प्रॉब्लम आ जाए, तो लेडीज़ है वो खुद कुछ ना कुछ कमा सकती है। हमारा भी एज एन इंस्टीट्यूट यही मानना है कि जो सिलाई है ना वो घर से रह के की जा सकती है। समाज में ठीक है, अच्छा रेप्यूटेड स्थान है, ऐसा नहीं है कि मतलब प्राइवेट जॉब के लिए मना कर दें घर वाले, ऐसा नहीं। घर पे रह के भी आप अपने बच्चों को अच्छे से पाल सकते हैं। अगर आप बाहर जाके भी कुछ बड़ा नहीं करना चाह रहे तो 10, 15, 20, 25 हज़ार रुपये तक आप आराम से कमा सकते हैं। भैया जैसे आप घर पे रह के भी मतलब आप कमा रहे थे 6-7 हज़ार रुपये, वही आप घर पे रहेंगे अब आपके हाथ में स्किल और ज़्यादा होगी तो आप 25, 15, 20 तक आराम से घर रहते भी कमा लेंगे। इन्हीं बातों के साथ इस इंटरव्यू को हम समाप्ति की ओर लेके जाते हैं और आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये दीदी टैलेंटेड इंस्टीट्यूट को और आगे लेके जाएंगी, बहुत अच्छा काम करेंगी और इनका बुटीक भगवान की दया से बहुत अच्छा चले। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस इंटरव्यू को हम समाप्त करते हैं। जुड़े रहिए टैलेंटेड इंसान से और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरव्यू में। थैंक यू। ये तो इंसान नाम है उसका।